हम्म, अच्छा सर, आई थिंक इशू आ रहे हैं हमारे पास लाइव होने में। तो फिलहाल मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली। तो लेट्स स्टार्ट स्पीड सेशन। तो कल हम सॉल्व कर रहे थे ये क्वेश्चन टू सम वाला। तो अगर पिछले सेशन में किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज वी शुड स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। अच्छा, कल हमने क्वेश्चन को स्टडी किया था। ये हमारे पास एक अरे होगी, और उस अरे में हमने और हम एक अरे होगी, हमारे पास एक टारगेट नंबर होगी। ये हमारे पास अरे है, ये हमारे पास टारगेट नंबर है। हमने इस अरे में से दो ऐसे नंबर्स के जो हमारे पास इंडेक्स है वो रिटर्न करने हैं, जिसको हम ऐड करके ये हमारे पास आ जाए। तो ये क्वेश्चन, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, जिस तरह हमने कल भी बात किया था इसके ऊपर। तो हमने इधर सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया या हैश मैप क्रिएट किया। उसके बाद हम जो हमारे पास अरे है उसके ऊपर लूप चलाते हैं। लूप चलाते हैं और उसके बाद एक एक वैल्यू को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो लॉजिक, जो मेन पॉइंट है, जो मेन लाइन ऑफ कोड है, जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ये है। ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमारे अगर हमारे पास सपोज हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, हमारे पास सपोज टारगेट हमारे पास है। टारगेट हमारे पास ये हमारे पास ये जिस तरह क्वेश्चन में दिए, तो ये हमारे पास दो नंबर से बना है, x+y। और हमने ये दोनों नंबर्स हमने ढूंढने हैं इसमें से हमारे पास अरे में। और इन दोनों नंबर्स का हमने फिर इंडेक्स रिटर्न करना है। सही है। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं? इसको हम सपोज हम दो नंबर है हमारे पास, तो हम एक नंबर पे फोकस करते हैं कि हम पहले एक को फाइंड करते हैं फिर दूसरे को। तो हम किस तरह करेंगे? हम इस तरह मैथमेटिक्स को इसको इस तरह कर लेंगे। हमारे पास y को हम इस साइड पर छोड़ लेते हैं और x को इस टारगेट से माइनस करते हैं। x को सही है। तो यही यही हमारे पास लॉजिक है। तो इसको हमने इधर लिखा है। अच्छा, हम अभी इसको हमारे पास ये y को हम कैलकुलेट करेंगे। y को हम कैलकुलेट करेंगे और y को हम इंडेक्स के साथ इसमें ऐड करेंगे, और हमारे पास जो करंट नंबर होगा उस पर हम आइटरेट करेंगे, इस तरह आगे जाएंगे। और जो नंबर हम मीन्स जो पॉइंट हम सॉल्व करेंगे उसका रिकॉर्ड हम अपने साथ सेव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे हम चेक करते हैं। अगर हमारे पास ये करंट आइटरेशन नंबर है, ये तो हमें पता है, और हमने ये कैलकुलेट कर दिया है। हमने ये कैलकुलेट कर दिया। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो डिक्शनरी हमने बनाई है हैश मैप, तो उसमें मेरे पास ये वाई नंबर है कि नहीं। तो उसमें चेक करते हैं, अगर है तो उसका हमारे पास वो आप इंडेक्स उसका दे दे। और एक हमारे पास जो करंट आइटरेशन है उसका इंडेक्स तो हमें वैसे ही पता है, तो उसको हम रिटर्न कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इधर तक। अगर हमारे पास वाई हमारे पास इस आंसर डिक्शनरी में नहीं है, तो आप उसको जो करंट हमारे पास है आप उसको ऐड करते हैं, आप उसको डिक्शनरी में ऐड करें उस नंबर को। फिर इस तरह हमारे पास लूप चलेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास वो नंबर भी इसमें मौजूद होगा। तो फिर हमारे पास वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मीन्स के हमारे पास एक नंबर तो हम हमारे पास करंट आइटरेशन पे चल रहे हैं। एक को हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। और जब मैचिंग हमारे पास मिल जाए तो फिर हम उसका
वो इंडेक्सेस दोनों का रिटर्न कर लेंगे। तो ये कोड आप लोगों को समझ आए? अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज हम इसको सबमिट करते हैं। इसमें सर, जी सर। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसको रिवाइज कर दूं अपने कॉन्सेप्ट को, ताकि मुझे समझ जी आ सर, जाए। आप रिवाइज। जी सर, दैट विल बी गुड। चलें, इसमें बेसिकली हमारे पास ये थी, एक हमें डिक्शनरी दी गई हुई थी और हमारे पास एक टारगेट था जिसको हमने इक्वल करना था। और हमारे पास हमने टारगेट को रखा एक साइड पर, दूसरी साइड पे हमने इसमें से माइनस किया। और हम इक्वल कर रहे हैं कि हमारा टारगेट, अगर हम वो हमारे इसके इक्वल आ जाएगा अगर टारगेट के, तो हम वो वाला इंडेक्स जो होगा उसका वो प्रिंट कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट है। सॉरी सर, आप दोबारा बताइए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक डिक्शनरी ली, डिक्शनरी में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास टारगेट है, और हमने दो वैल्यूज को सम करना है, और वो हमारा सम जो है वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए। जी सर, जी इसी ठीक है। तरह ये और हमारे पास। अब हमने हमारे पास हमने दो सेट लिए हैं, एक्स और वाई। फिर हमने उसको इक्वल किया है टारगेट के। अब हमने टारगेट में से एक्स को माइनस किया, और दूसरी साइड पे जो हमारी वैल्यू थी 9, उसके हमने इक्वल रख दिया। और हम वन बाय वन उसको चेक करते जाएंगे, अगर वो माइनस करने पे 9 के इक्वल आ जाती है, तो हम उस वैल्यू का इंडेक्स प्रिंट करवा देंगे। ऐसे ही है सर। जी सर, उसको रिटर्न कर देंगे एक। जी, एक हमारे पास कैलकुलेटेड होगा और एक करंट, तो हमारे पास दोनों का कंडीशन पूरा हो जाएगा, और तो हम उसको फिर रिटर्न कर देंगे। जी इसी तरह थैंक ही यू है। सर। ओके, थैंक्स फॉर एडिंग। अच्छा, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, अदरवाइज हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो लेट्स सबमिट दिस। अच्छा, ये हमारे पास सबमिट हो गया। अभी अब देख ले, रन टाइम जो है इसने 0 मिली सेकेंड ले लिए, और हमने 100% जो था उसको बीट किया है। मीन्स के एफिशिएंट सोल्यूशन है हमारा। अभी मैंने फॉर जस्ट टेस्टिंग मैंने इसको थ्रू जो हमारे पास ब्रूट फोर्स होता है उस तरीके से भी मैंने किया, तो उसको हम चेक करते हैं कि किस क्या डिफरेंस हमारे पास आ रहे हैं इस रन टाइम में। वो मैं जल्दी से पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट टू टेस्ट। तो इसमें मैं, जी, तो आप देख ले कि अभी हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है। कहीं 0 मिली सेकेंड और कहीं कहीं हमारे पास 1700 मिली सेकेंड। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना मीन्स एफिशिएंट सोल्यूशन मैटर करता है हमारे लिए। तो ये आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैंने की है, तो इसको हम दोबारा ये सबमिट कर लेते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको अगर कोई रीड करे तो वॉलंटियर एंड। जी सर, मैं रीड करता हूँ. जी सर, थैंक So basically, it is saying that we have to find contains duplicate is the problem name, and it is saying that given an integer array nums, return true if any value appears at least twice in the array, and return false if every element is distinct. So basically वो कह रहा है कि हमें एक nums की और हमने ट्रू रिटर्न करना है अगर वो वैल्यू दोबारा अपीयर हो रही है, और फॉल्स रिटर्न करना है कि अगर वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि वो वन टाइम आ रही है. इसमें उसने एग्जांपल्स भी दी जी हुई हैं. सर। जी। फर्स्ट इनपुट जी में उसने सर। हमें जी एक अरे दी हुई है 1231 की. ठीक है, अब इसमें हम हमारी आउटपुट ट्रू आ रही है बिकॉज वन ट्वाइस टाइम्स अपीयर हो रहा है, एक जीरो इंडेक्स पे और एक थर्ड इंडेक्स पे. सो इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने लिखी हुई है, द एलिमेंट वन occurs एट द इंडेक्सेस 0 and 3, so that's why the output is true.
जी सर। अच्छा, सर ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। बस सिंपल ये है कि हमारे पास अरे है, और उसमें अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है मींस डुप्लीकेट आ रहे हैं, तो हमने उस पे ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं आ रहे तो हमने फॉल्स करना है। तो इसको हम डिक्शनरी से सॉल्व करते हैं। डिक्शनरी हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, और हमारे पास जो अरे है हम उसके ऊपर लूप को चला लेते हैं, और हम वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास, सपोज हमारे पास, इसको इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि हमारे पास सपोज इधर वन, ये वन है, इसको, ये हमारे पास तीन जो डिक्शनरी है वो है। तो हमारे पास सपोज वन है, वो चेक करते हैं कि वन हमारे पास उस इस सीन डिक्शनरी में है, अगर है तो रिटर्न रिटर्न करे ट्रू। मीन्स के सपोज एक दफा हमारे पास आया है, और इसने देख लिया कि दोबारा जो इटरेशन पे है वो भी हमारे पास आ रहा है, तो ये कहेगा कि दो दफा, तो हमारे पास वो रिटर्न ट्रू कहेगा। सही है। अगर हमारे पास वो नहीं है तो आप उसे उसी नंबर को डाल दें, उसी नंबर को, सपोज इस फर्स्ट आइटरेशन पे हमारे पास वन और टू इधर आ जाएगा। सही है। अभी दूसरे इटरेशन पे हमारे पास टू होगा, अगर टू सीन में है तो आप कहे कि डुप्लीकेट्स आ रहे, क्योंकि एक दफ़ा हमने उसमें पेस्ट किया होगा, अगर पेस्ट किया होगा तो दोबारा अगर हम चेक करते हैं तो वो हमारे पास मीन्स के डबल है, हमारे पास करंट आइटरेशन में भी है हमारे पास, और पिछले भी हमने सेव किए, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न मीन्स के डुप्लीकेट है। अगर नहीं है तो फिर आप उसको ऐड करें। इस तरह हमारे पास चले सब वैल्यूज इसके अंदर चले जाएंगे, जो यहाँ तक पहुंच जाएगा। और फिर जब हमारे पास हम इस वैल्यू पे होंगे, तो हमारे पास हम चेक करेंगे इफ नम इन सीन, कि हमारे पास सीन में यह नंबर है कि नहीं। तो सीन में हमारे पास है, क्योंकि हमने इसको पहले सेव किया था, तो यह हमारे पास यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा, और मीन्स क्या इसमें हमारे पास डुप्लीकेट है, चेक हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर वो इस तरह एग्जीक्यूट होगा, लिस्ट खत्म हो जाएगा, और आखिर में हमारे पास रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें हम सीन में हम ऐड कहाँ पे कर रहे हैं? मतलब ऐड तो नहीं कर रहे हैं ना अच्छा। डिक्शनरी में कुछ? जी मैम, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं हमारे पास है, ये इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब है जो करंट है, करंट नंबर है, सपोज फर्स्ट आइटरेशन पे हमारे पास वन है, तो मैं कह रहा हूँ कि तीन तीन वन को और इसको टू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू, थोड़ा कर लेते हैं, चलो। अच्छा, टू, तो मैं कह रहा हूँ कि इस डिक्शनरी में मेरे पास आप फर्स्ट जो आप ये ऐड कर, ये की हो जाएगी हमारे पास वन, और उसके जो वैल्यू है इक्वल के जो इधर इस साइड पे होती है, वो भी आप वो डाल दे, सपोज ट्रू। अगर हम, ये वैसे सिर्फ डिक्शनरी के रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रही है, अगर हम कोई और वैल्यू भी डाल दें इसमें, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसको कंसिडर ही नहीं करते, हम सिर्फ ये चेक करते कि हमारे पास ये रिपीट हो रहे कि नहीं। इसको, इस क्वेश्चन को हम सिंपल लिस्ट से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट का सोल्यूशन हमारे पास इनएफिशिएंट है। अभी मैं इसको सबमिट करके और दोबारा वो भी आपको टेस्ट कराऊंगा, तो वो हमारे पास लिमिट रीच होता है, तो वो इनएफिशिएंट सोल्यूशन है हमारे पास। तो मैम, इस चीज़ का भी आपको समझ आया है? मीन्स इस लाइन को हम यूज़ करके ऐड कर रहे हैं हर एक वैल्यू जिसको हम चेक कर लेते हैं। सर बेसिकली हम इधर की के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और जो नम इन सीन के अंदर वो की के अंदर चेक करेगा इंस्टीड ऑफ वैल्यू जी वैल्यू से। जी, एग्जैक्टली हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है, ये हमारे पास चेक करता है कीज, सिर्फ कीज हमारे पास चेक करता है। अगर वैल्यूज को के साथ इसका काम नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये कीज को चेक करता है। ऑल राइट सर। जी। सर वो इनएफिशिएंट सोल्यूशन कौन सा बताया आपने?
सर वो अभी मैं इसको सबमिट करके वो आपको फिर करवा लेता हूँ कि वो हमारे पास क्या आ रहा है उससे। तो ये क्वेश्चन अभी ये क्लियर है जो हमने लॉजिक दी है इसमें। सर इसमें आप ट्रू जो वैल्यू डाली है, आप सीधा सीधा सीन डॉट ऐड के नाम नहीं ऐड कर सकते? हाँ सॉरी सर। सर, मतलब आपने सीक्वेंस की हमें सर अच्छा। सर जी सर। जो सीन। सर अच्छा मुझे सर, अब मैं आपकी समझ आ गई आपकी क्वेश्चन की। इसको हम थोड़ा छोड़ लेते हैं इसको। इसको मैं इसमें कर लेता हूँ सपोज। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास मैटर नहीं करता, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ सपोज एक टेस्ट। तो ये फिर भी हमारे पास सॉल्व है क्योंकि ये हम सिर्फ वो डिक्शनरी का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं। हमारे हम डिक्शनरी में एक वैल्यू तो सिर्फ की तो नहीं डाल सकते ना, तो इसलिए हम ट्रू डालते हैं इसमें। सही है मैन, ये इंडिपेंडेंट है, इसके साथ उसका कोई काम नहीं है। अगर मेमोरी वगैरह पे कुछ फर्क पड़ सकता है वो सही है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है हमारे अभी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, अभी मैं इसको बना लेता हूँ लिस्ट। मैं इसको बना लेता हूँ लिस्ट। मैं इसको बना लिस्ट। और मैं लिस्ट में हम किस तरह इस ये हम वैल्यू ऐड कर रहे थे अपने जो डिक्शनरी में, अभी हम कर रहे हैं लिस्ट में। लिस्ट में हमारे पास तरीका थोड़ा चेंज होता है, तो हम इस तरह तीन डॉट अपेंड और हमारे पास के हम नम को डाल लेते हैं इसमें। तो वही सेम हमारे पास सारे इसको लेट्स हम सबमिट करते हैं। जी आप देख ले हमारे पास टाइम लिमिट एक्सीडेड 70। जो टेस्ट केसेस है जो छोटे थे या नॉर्मल थे वो तो पास किए, लेकिन 70 के बाद ये टेस्ट केसेस पास नहीं कर रहा। ये आप देख ले इतना बड़ा टेस्ट केस है, तो इस सोल्यूशन पे ये इनएफिशिएंट है। तो ये तो हम इसलिए इसमें डिक्शनरी यूज करते हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारे पास लिस्ट डिक्शनरी कितना एफिशिएंट है या हैश मैप हमारे पास कितना एफिशिएंट है एज कंपेयर टू लिस्ट। तो इसको हम दोबारा चेंज कर लेते हैं। सर इसकी हम एक और अप्रोच नहीं इस तरह लगा सकते कि हम एक सेट बनाएं और जो लिस्ट हमें गिवन दी है उसको एक सेट में कन्वर्ट कर दें। तो देन हम एक इफ कंडीशन लगाएं कि अगर सेट की लेंथ हमारी गिवन लिस्ट की लेंथ के इक्वल है तो रिटर्न हम्म। फॉल्स कर दो, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दो। हाँ सर, आई थिंक वही ये भी गुड सोल्यूशन है। इसको भी अगर चाहे हम ट्राई कर सकते हैं। सर करके देखें, हमें भी हो जाए। लेट्स ट्राई। फर्स्ट आप लेंथ ले सर ले, आप था। प्लस एन एक ले लें, एन वन, उसमें लेंथ लिखवा लें नम्स की जो गिवन लिस्ट है। अच्छा, लेंस अब लेंस हाँ बस अब अब अगली, अब इस हम्म, नम्स को कन्वर्ट कर दें सेट में और उसकी लेंथ ले लें एन टू में। लेंथ सेट अच्छा एंड उसके अंदर नम्स लिख दें। अच्छा लें। हाँ हाँ, सही है सेट नाउ। हाँ, सही है। आगे इफ कंडीशन लगाए, इफ एन वन if इज इक्वल टू n1 एन equal to टू, n टू के है, n2 तो रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स करवा दें, अदरवाइज ट्रू करवा दें।
एल्स रहने दे सर, जस्ट फॉल्स, रिटर्न ट्रू करवा दे बस, एल्स रहने दे। तो सर अदरवाइज तो इसमें तो रिटर्न। इफ एक बार चेक करना ना आप, ये एल्स रहने देंगे तो जस्ट रिटर्न ट्रू कर दें, क्योंकि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो अच्छा हमारा ऑब्वियसली आंसर ट्रू अच्छा ही होगा। वो भी कर देंगे, लेकिन फिर दोबारा एंड पे फिर एक कंडीशन लिखना पड़ेगी लाइन, ट्रू कर दें, ट्रू ट्रू सर। तो सर और नीचे चाहिए वाला सर। कोड कमेंट कर दें एक इसको बार। हम इसको हम कमेंट। रन कर लें सर पहले सबमिट। सही है। हाँ ये भी हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है। हाँ जी सर, थैंक्स फॉर एडिंग। जी, तो अगर ये क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर लेते हैं। जी सर, हनीफ आप मीटिंग में हैं? जी सर। जी सर, आप स्क्रीन शेयर कर लें नेक्स्ट। ओके सर। मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर। मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर, आपका स्क्रीन विजिबल है। ओके स्टार्ट। थैंक यू। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कैरेक्टर या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हम पर तक देखते हैं कि बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग काम कैसा करता है और इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसमें हम एलिमेंट के साथ स्टोर कर सकते हैं। और ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, सो इसको भी देख लेते हैं। सो बस हम देखेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है ना, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होता है जिसका ना हमें साइज मालूम होता है, ना उसमें हम एक्चुअली डेटा को सॉरी वैल्यू को डायरेक्टली उसमें स्टोर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट स्टोरिंग द वैल्यू, वी स्टोर रेफरेंस टू दैट वैल्यू। वी डू नॉट स्टोर वैल्यू डायरेक्ट इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो स्ट्रिंग भी इसमें इस तरह एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसमें जो इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह का होता है कि इसमें पहली जो स्टैक है इसमें हम रेफरेंस स्टोर करते हैं उस डेटा टाइप का, ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद हीप में फिर उसका एक ऑब्जेक्ट हम स्टोर करते हैं। उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास होता है प्री डिफाइन होता है इसमें कि इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, इसमें होता है। इसके साथ साथ उसका हैश कोड भी कैलकुलेट होता है ऑटोमेटिकली। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि मतलब हीप में दो काम एक्चुअली होते हैं। एक तो ये कि हम इसमें जो स्ट्रिंग है इसका हम इसका ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर कर सकते हैं।
और दूसरा है कि हम इसमें एरे भी स्टोर करते हैं, जो करेक्टर का एरे होता है, जिसमें हमारा जो स्ट्रिंग है वो उसमें स्टोर होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें लेंथ होता है स्ट्रिंग का, इसके साथ साथ इसका हैश कोड होता है, और इसके साथ साथ ये भी होता है कि ये पॉइंट कर रहा होता है जो हमारे पास होता है, मतलब हीप में करेक्टर का एरे। सो उसका जो पहला इंडेक्स है, ठीक है, ये उसको पॉइंट भी करता है। और इसके साथ साथ इसमें प्री डिफाइंड मेथड्स भी होते हैं, लाइक के उसमें मतलब जिस तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ है, इसके साथ और भी मेथड होते हैं जो कि हम अगले देख लेंगे। सो इस पॉइंट तक क्लियर हो गया, या अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो बता सकते हैं। सर सर ये स्टैक और स्टैक हीप और में क्या हीप, फर्क है? सॉरी। सर स्टैक और हीप में क्या फर्क है मतलब? स्टैक और हीप में क्या फ़र्क है? यस सर। सो बेसिकली इसमें फ़र्क ये, हाँ हाँ, इसमें फ़र्क ये है कि मतलब अगर इसके आर्किटेक्चर को हम देखें तो ये मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है। जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन है मेमोरी का, स्टैक में इस तरह होता है कि इसमें लीप जो वो होता है, वो कंसेप्ट इसमें होता है कि जो लास्ट इन है वो मतलब वो पोस्ट आउट होगा। इसमें जो हमारे पास इसमें एलिमेंट होता है या जो भी डेटा होता है वो मतलब एक्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और हीप में इस तरह नहीं होता। हीप में मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें मतलब अगर हम डेटा को उसको एक मेथड हम कहते हैं, हमें आई थिंक लीप होता है, और दूसरा इसमें होता है बट इस टाइम मेरे जहन से निकल गए। पीपो, हाँ, नाउ आई पीपो। सो इसमें ये होता है कि मतलब स्टैक में मतलब जो डेटा है हम स्टैक वाइज इसमें स्टोर कर सकते हैं, और जो लास्ट इन होता है इसमें वो हमें फर्स्ट मतलब आउट होता है इससे। और जो हीप है उसमें इस तरह कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें मतलब कंसेप्ट इस तरह होता है कि जो हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं, सो अनलाइक स्टैक मतलब जो फर्स्ट इन होता है, सो हम वो मतलब उससे वो पहले ही आउट कर सकते हैं। सर सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप। सर कैन आई ऐड समथिंग? जी जी सर हम बिल्कुल। आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा। आई थिंक जो स्टैक है वो डेटा स्ट्रक्चर है, और हीप हमारे पास वो मेमोरी होती है जहाँ पे बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट्स स्टोर हो रहे होते हैं। तो जैसे कि सर हनीफ ने एक्सप्लेन किया, स्टैक तो सही एक्सप्लेन किया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कि वो हमारी प्लेट्स की एग्जांपल आ जाती है। बट हीप में फीफो की एग्जांपल नहीं आती, बेसिकली वो हमारा मेमोरी, एक डेटा मेमोरी है। जैसे कि हीप आ जाती है, इसी तरह से मल्टीपल और भी आ जाती हैं जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं। एम आई करेक्ट? सर ये काइंडली फर्स्ट स्लाइड ओपन कीजिएगा इसकी प्रेजेंटेशन की। ओके सर। जी सर। और जी सर। अच्छा सर, असल में ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये स्टैक और हीप का कंपैरिजन जो है, ये वो मेमोरी के लिहाज से कर रहे हैं कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो वो मेमोरी में कैसे स्टोर होगी। जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, उसमें इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इस तरह से नहीं है। मतलब ये सिर्फ मेमोरी एलोकेशन के लिहाज से यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने एक स्ट्रिंग स्टोर की तो स्टैक उसको कैसे करेगा और हीप उसको कैसे करेगा। तो बेसिकली जो स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और जो क्यू होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू डेटा स्ट्रक्चर। और स्टैक और हीप दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। जो हमारे पास स्टैक होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारे पास हीप होता है ये ट्री की मदद से बिल्ड होता है। ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। और एक होता है मैक्स हीप, एक होता है मिन हीप, तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली ये असल में जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है ना, ये उस लिहाज से बनी कि मेमोरी में अगर आप किसी चीज को स्टोर करें तो स्टैक में वो किस तरह स्टोर होगी और हीप में वो किस तरह स्टोर होगी। एग्जैक्टली सर। सर अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो बता सकती है, या इसमें किसी का। सो आई थिंक या तो क्लियर है। सो हम नेक्स्ट को ले लेंगे। सो यहाँ पर इस तरह होता है कि जिस तरह मैंने बताया कि हीप में जो मेमोरी, जो ऑब्जेक्ट हम वहाँ पर स्टोर करते हैं, तो उस वो मतलब
इस एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स है इसको पॉइंट कर देता है, ठीक है। ये इससे लिंक होता है। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, आई डोंट नो ये क्यों। सो ये जो फर्स्ट इंडेक्स होता है यहाँ पर ये वाला, मतलब वो ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट कर देता है, ठीक है। और जिस तरह हम एरे में एलिमेंट स्टोर करते हैं, इस तरह यहाँ पर भी जीरो इंडेक्स मतलब वो कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं और मतलब इन तक जाते हैं। और जिस जीरो बेस एक्सेस इंडेक्स जिस तरह हम एरे में भी ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पर भी इस तरह का कैलकुलेशन होता है, मेमोरी अपसेट कैलकुलेशन इस तरह होता है कि हर एक इंडेक्स के लिए जो मेमोरी मतलब वो कैलकुलेट होती है, तो उसमें बेस एड्रेस प्लस आई, मतलब आई जो हमारा इंडेक्स होता है, और इसके साथ साथ एक इंडेक्स का साइज कितना है, सो ये उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेस से मतलब उसको हम प्लस कर देते हैं, सो इससे हमारा बन जाता है एड्रेस। सो दैट्स वाई ये एफिशिएंट रहता है। और ये हमें एक रैंडम एक्सेस गारंटेड बाय कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। सो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टाइम ये हमें देते हैं जब हम इसको एक्सेस करते हैं इसमें किसी इंडेक्स को। सो या इसका कुछ करेक्टरिस्टिक है जो कि एक है सर इसमें जो इम्यूटेबल। बैक करते हैं आप, जी सर। पिछली स्लाइड, इसमें जो करेक्टर्स हैं वो कंटीन्यूअस हैं, जो एड्रेस है वो तो कंटीन्यूअस नहीं लग रहा। जी सर। एड्रेसेस जो हैं, एच आप पड़ा हुआ है देख। 1001 पे। अच्छा, ये भी कंटीन्यूअस लोकेशंस पे पड़े होते हैं एड्रेसेस। जी जी बिल्कुल। ये कैलकुलेट होता है इस तरह, या आप यहाँ पर देख ले इसका जो एड्रेस है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया ये बेस एड्रेस हो गया हमारे साथ। मसलन ये रहा हमारे अम, इस तरह ये बेस, इसको हम कहते हैं बेस एड्रेस, ठीक है। इसमें फिर हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं। पहला ये कि जो इंडेक्स है, मसलन अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूँ जो इंडेक्स नंबर वन है, ठीक है, सारे ये टू है, मतलब इसका नंबर वन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम वन मल्टीप्लाई बाई जो इसका साइज है, मसलन ये मेरा मतलब हियर वी हैव इमेजिन कि इसका जो है ना वो 4 बाइट साइज है, ठीक है। सो इसमें मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो ये रहा 4, ठीक है। सो इससे रहा 4, और फिर हम इस बेस एड्रेस में इसको ऐड करते हैं, सो इसका एड्रेस कुछ इस तरह फिर रहेगा, ठीक है, इस तरह। क्लियर? जी सर, ओके। सो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स द रूल्स, ओके। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। सो आप नंबर पास जो है वो इम्यूटेबिलिटी है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये है ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन प्लेस, कि हम अगर एक स्ट्रिंग हम एक दफ़ा उसको हम डिफाइन करें, सो फिर हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम चेंजेस करते हैं तो फिर हम मतलब दूसरा एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं और इसमें चेंजेस होती है। अगर हम नहीं करते तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट वो कर देती है। लेकिन अगर एक दफ़ा मतलब अगर एक स्ट्रिंग को हमने डिफाइन किया, सो वो उस तरह ही रहेगा। अगर मतलब उसमें हम चेंजेस करते हैं, सो फिर उसका एक कापी बन जाता है, वो मतलब वो चेंजेस उसमें होते हैं। सो या ये एक कैरेक्टर इसका ही है। दूसरा है कि वेरिएबल लेंथ डायनामिक साइज अकोमोडेशन लाइव अन हीप नॉट स्टैक, जिस तरह मैंने बताया फ्लेक्सिबल मेमोरी एलोकेशन। इसमें ये होता है कि अनलाइक इंट और मतलब जब ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, तो इसका जो साइज है मेमोरी वो डायरेक्टली उसके एलोकेट होता है जब हम उसको डिफाइन कर देते हैं। बट यहाँ पर सीन इस तरह नहीं होता, मतलब जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो डायनामिक होता है, क्योंकि अगर हम देख ले तो स्ट्रिंग में तो कुछ भी इनपुट हो सकता है। मसलन अगर कोई एंटर करे हेलो, सो ठीक है, इसका जो लेंथ है वो वेरी करता है। दूसरा बंदा आ रहा है, वो मतलब वहाँ पर एंटर करते हैं एक पैराग्राफ को, सो वो भी एक स्ट्रिंग तो है ना, लेकिन उसका जो साइज है वो डिफरेंट है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम वेरिएबल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं कि ये जो इसका साइज है वो डायनामिक रहता है। और ये जो है वो हीप में, जिस तरह हम पहले इसको जिक्र कर चुके हैं कि ये जो है वो हीप में होते हैं, और स्टैक में जो है उसका रेफरेंस रहता है। सो या इज इट क्लियर? सर नॉन प्रिमिटिव्स तो म्यूटेबल नहीं होते। जी सर।
नॉन प्रिमिटिव्स तो म्यूटेबल नहीं होते, सर जैसे डिक्शनरी अगर है हम लिस्ट है। स्ट्रिंग की बात करें सर, सो स्ट्रिंग इज़ नॉट इम्यूटेबल, लेकिन सी प्लस प्लस में आई थिंक या वो म्यूटेबल रहता है, सी में एंड सी प्लस प्लस में, लेकिन पाइथन में, जावा में, जावास्क्रिप्ट में ये इम्यूटेबल है। अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं सो वो इंस्टेड कि वो इसमें चेंजेस करे इन प्लेस में वो एक नया उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और वो जो रेफरेंस रहता है सो वो उस ऑब्जेक्ट, मतलब मसलन अगर हम एक हेलो है जिस तरह हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया, ठीक है, वो मतलब इसका रेफरेंस यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका रेफरेंस रहा। सो जब हम इसमें चेंजेस करते हैं तो फिर इस तरह रहता है कि ये रेफरेंस, ये इसके लिए इस ऑब्जेक्ट से ये रेफरेंस हटा देती है और एक नया ऑब्जेक्ट इसके लिए क्रिएट कर दिया, मसलन हमने इनसे आखिर में मतलब हमने वो कर दिया, ठीक है। सो फिर ये इस तरह रहता है कि हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं और इसका जो रेफरेंस है उसको फिर पॉइंट कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट में, सी प्लस, सॉरी, पाइथन में और जावा में। सर इंट, फ्लोट, बूल सबको हम प्रिमिटिव कह रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यू म्यूटेट नहीं हो सकती और मेमोरी में एक जगह ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग्स को हम स्पेशली नॉन प्रिमिटिव क्यों कह रहे हैं? जिस तरह मैंने बताया, यहाँ पर वेरिएबल लेन, ठीक है, इसका साइज हमें नहीं मालूम होता कि कितना साइज इस इनपुट का रहेगा। जिस तरह मैंने हेलो का बता दिया और एक पैराग्राफ का कंपैरिजन यहाँ पर किया कि हेलो मसलन ये ले रहा है, ठीक है, इसका मतलब जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि ये ले रहा है 4 बिट्स मेमोरी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें, मसलन कि हेलो माय नेम इज़ हनीफ, ठीक है, सो इट इज़ आल्सो अ स्ट्रिंग, बट इसका जो एक है वो हो नॉट इक्वल टू हेलो। सो दैट्स वाई हमें पता नहीं होता कि कितना मतलब लेंथ हो सकता है, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट allocate memory directly to it. सही है, Is it clear? यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो एक कॉपी बनाएंगे और उसको चेंज करेंगे, वो चेंज होगी। हम नहीं चेंज करते, वो सिस्टम खुद ही कर देती है। ओके, फाइन। जी जी। एंड यहाँ पर एक और भी है, थ्रेड सेफ्टी बाय डिज़ाइन, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इम्यूटेबिलिटी की वजह से, मतलब अगर इसका हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, अगर एक हमारे पास मतलब एक स्ट्रिंग हमने क्लियर किया है भाई, मसलन किसी का यूज़र नेम है, ठीक है, उसको मतलब हम ले लें या किसी और मतलब एक पैराग्राफ को हम ले लें, ठीक है, एट द सेम टाइम अगर दो थ्रेड हमारे पास है, दो प्रोसेस है, ठीक है, वो इसको मतलब एट अ टाइम हो, अगर उसको क्या कहती है हमें, उसको काइंड ऑफ एक्सेस कर देती है, ठीक है, और एक इसमें प्रोसेस इस तरह है कि वो उसको चेंज कर देती है, और दूसरा वो है कि वो उसको शो करना चाहते हैं स्क्रीन को, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मतलब अगर ये इम्यूटेबिलिटी इसमें नहीं रहता सो फिर ये होगा कि एक प्रोसेस को चेंज करेगा और दूसरा प्रोसेस ट्राई करेगा कि उसको शो करे, तो इसमें फिर प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी है सो क्या, अगर अगर एक प्रोसेस को चेंज भी करे, ठीक है, सो वो इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती, उसका एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा और फिर उसमें चेंजेस होगी, और जो दूसरा प्रोसेस है उसको इजीली शो कर सकती है। सो थ्रेड से बाय डिज़ाइन इसका मतलब ये है। और दूसरा है कि इसका में मुख्तलिफ मेथड और मुख्तलिफ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकती है, जिस तरह की नंबर बस पर है यहाँ सर पर जो अड्रा, ठीक है। पिछली स्लाइड थी जी उस जी। पे क्या वो कंपैरिजन दिखाया हुआ था उसका, स्ट्रिंग का? कौन मतलब सी एक, स्लाइड सर? सर ये जो पिछली वाली है इम्यूटेबिलिटी और दूसरा जो है हाँ हाँ, वेरिएबल वेरिएबल है, लेंथ, नहीं नहीं, नहीं सर, इसका ये तो कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन नहीं है। नहीं सर, ये इसका करेक्टरिस्टिक है, स्ट्रिंग करेक्टरिस्टिक है सर। सर ये तो वैसे अलग अलग बातें हुई हुई हैं दोनों जी जी साइड पे, बिल्कुल एक सर, साइड पे और बिल्कुल। मतलब ये तो सर ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन किया हुआ है दो लैंग्वेजेस का। नहीं सर, ये मतलब इस तरह डिज़ाइन किया है सर, इसमें हम कंपेयर नहीं करते सर, ये सर स्ट्रिंग जैसे का ही कर। इम्यूटेबिलिटी जो होती है ना हमारे पास जी जी। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की होती है, तो पाइथन में स्ट्रिंग को हम प्रिमिटिव लेते हैं, तो जी सर। इसमें यही कह रहा है कि थ्रेड सेफ हो गया क्योंकि प्रिमिटिव है और चेंजेस जो हैं वो न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हैं।
तो ये बात एक है, और इसके ऑपोजिट बात है डायनेमिक साइज अकोमोडेशन और फ्लेक्सिबल मेमोरी एलोकेशन। ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। तो ये सर कंपैरिजन लग रहा है दो लैंग्वेजेस का, कि एक पाइथन का और एक सी का, इस तरह कंपैरिजन लग रहा है। सर मतलब सो सर, जिस तरह मेरे से कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज में फ्लेक्सिबल मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक साइज अकोमोडेशन आ रही है उसमें, तो साथ जी जी इम्यूटेबिलिटी तो उसमें नहीं आ सकती ना। ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। ओके सर मतलब बाय डिफॉल्ट सिस्टम में इसको तो मेमोरी नहीं डिक्लेयर कर सकती सर, अगर उसका साइज मतलब अलग हो सकता है सर। सो इसका जो डायनामिक साइज मतलब होता है, मतलब जिस तरह मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया, सो ये फिर किस तरह इसको मेमोरी एलोकेट करेगा सर? डायनेमिक अगर साइज का हम मतलब इंट तो का ये हुआ ना कि एग्जांपल, मैंने एक, जी सर, आप बताएं सर। अगर मतलब हम एंड की बात करें सर, सो मतलब अगर उसमें हम चेंजेस भी करें तो उसका जितना मेमोरी वो ले रही है, सो आफ्टर चेंजेस वो भी उतना मेमोरी ले रही है सर, लेकिन सर, सर जैसे अब जी इसमें जो समझ आ रही है ना, वो ये है कि हमारे पास जो सी शार्प होता है उसमें नॉन प्रिमिटिव होता है, और हम रेफरेंस लेते हैं। जैसे वो पहले आपने जी एक सर स्लाइड दिखाई थी ना, कि उसमें जी रेफरेंस सर होता है। तो और फिर वो हीप पे स्टोर हुई होती है, तो उसके अंदर फिर हमारे पास डायनेमिक साइज आ जाता है। लेकिन पाइथन में जब जी वो सर प्रिमिटिव बन जाती है, तो फिर तो डायनेमिक साइज नहीं हो सकता ना, फिर तो वो इम्यूटेबल नहीं प्रिमिटिव, रहेगी। यस सर। अगर हम प्रिमिटिव की बात करते हैं तो फिर उसका तो मतलब डिफिनेशन भी गलत होता है कि प्रिमिटिव जो डेटा टाइप है वो सर, उसका साइज डायनामिक नहीं हो सकता। सो सर यू आर राइट। तो सर ये ऐसे लग रहा है कि लेफ्ट साइड वाली जो है ना, वो पाइथन जी की सर बात हो रही है, और राइट जी साइड सर वाली पुरानी लैंग्वेजेस की बात हो रही है। सर सो मैंने इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया सर, इस तरह की मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि सी शार्प वगैरह में। सो अगर इस पॉइंट में मैं रॉन्ग हूँ या मैंने कुछ गलत डिलीवर किया, सो आई एम सॉरी नहीं नहीं सर, आप सर। वो तो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं ना, जी तो सर मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो डिस्कशन है। सर हमजा, आप जी सर प्रिमिटिव कह रहे हैं, सर हनीफा आपने इम्यूटेबल कहा है। जी सर प्रिमिटिव कहा है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। स्ट्रिंग पाइथन में जो है वो सर नॉन प्रिमिटिव है हाँ ना? हाँ तो नहीं नहीं सर, सर पाइथन में प्रिमिटिव है। सर पाइथन में नॉन प्रिमिटिव नहीं है? नहीं नहीं, हमारे पास जावा और सी शार्प में जो स्ट्रिंग होती है वो नॉन प्रिमिटिव होती है, और उसके अंदर जो है जावा स्क्रिप्ट और पाइथन, इसमें प्रिमिटिव होती है। तो ये भी प्रिमिटिव क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर हम उसको एज पूरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और म्यूटेट नहीं उसको कर सकते। इम्यूटेबल बना देते हैं। ओके ओके फाइन, तो ये डायनेमिक साइज वरना वाली सर बात इसके पुरानी, लिए नहीं है। सर जो पुरानी और लैंग्वेजेस थी, फ्लेक्सिबल मेमोरी। पुरानी लैंग्वेजेस में क्या होता था कि हमारे पास करेक्टर होता था प्रिमिटिव। करेक्टर से मिलके हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते थे, न्यू का कीवर्ड यूज करते थे, और इस तरह से हम स्ट्रिंग्स क्रिएट करते थे, और एक करेक्टर की अरे बना के उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करते थे। जो नई लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर स्ट्रिंग एक डिफॉल्ट प्रिमिटिव डाटा टाइप है। मतलब सर इसमें सर हमें सर उस तरह प्रॉपर जी अरे नहीं बनानी पड़ती, वो जिस तरह पहले बनाना पड़ता था, करेक्टर की अरे बनाई, फिर उसका एक रेफरेंस पॉइंटर लेते थे। अब नहीं करना पड़ता। अब हम एक बनाते हैं ना, जब कोई स्ट्रिंग लिखते हैं और उसको वेरिएबल में एलोकेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाता है। वो प्रिमिटिव डाटा टाइप है न्यू लैंग्वेजेस में, पाइथन में जैसे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। ओके सर अगर मतलब मेरी जगह आप होती और मतलब इस स्ट्रिंग को आप, ये जो टॉपिक है उसको आप प्रेजेंट करती है यहाँ पर सर, सो इसके लिए आप हम्म। किस तरह इस स्लाइड बनाते हैं और किस तरह रिसर्च करते हैं कि यहाँ पर मतलब किस कन्फ्लिक्शन आ टॉपिक के जाता बारे है? में सर? मतलब हमारा तो इतना यूनिवर्सिटी भी होते हैं और फिर क्लासेस वगैरह भी होते हैं, हम्म। मतलब उसके बाद आफ्टरनून में इतना ज़्यादा तो हम पारमीस नहीं नहीं और सर, स्टूडेंट। आप बिल्कुल सही प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। लेकिन आईकोड ग्रुप है, हम सारे लोग इकट्ठे एक सेशन में आते हैं ना, इसका एक मकसद होता है कि हम डिस्कशन करते हैं और आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे मैं सर मेरा कोई मतलब ये सेशन नहीं है पढ़ाऊंगा ना, सर, उसके अंदर सॉरी, क्या होगा? जी सर।
मेरा मतलब ये है यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि मेरे पास टाइम कम होता है सर। और ये जी जी जो कंप्यूटर साइंस है, खासकर कि जिस तरह आपने बताया यहाँ पर वेरिएबल लेंथ इम्यूटेबिलिटी एक दूसरे से अपोजिट है। सो कौन सा अप्रोच बेहतर रहेगा हमारे लिए कि कम टाइम में हम चीज़ों को इस तरह एक्सप्लोर करें कि उसमें इस तरह कोई कन्फ्लिक्ट या हो नहीं आ जाती सर। बीइंग अ सीनियर, यू आर अ सीनियर, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट जी जी सर। या। सर आपका जो आज का टॉपिक है वो स्ट्रिंग टॉपिक है ना सर? जी सर, हाँ। हाँ, तो सर आप बिल्कुल अच्छा इसको कवर कर रहे हैं और बिल्कुल सही है जो आप कवर कर रहे हैं ना, दिस इज राइट अप्रोच। बस ये है कि ये आपके पास प्रेजेंटेशन आई हुई किसी बंदे ने बनाई, उसने सोचा हुआ था कि इस स्लाइड को देख के मुझे उसको पता होगा कि भाई लेफ्ट साइड पे मैंने एक चीज लिखी है, राइट पे एक लिखी है। लेकिन जब मैं देखूंगा या आप भी देखेंगे तो हमें तो ऐसे लगेगा सारे इकट्ठे बुलेट पॉइंट्स हैं, हम एक ही चीज की बात हो रही है। जी सर। तो बिल्कुल आप सही कवर कर रहे हैं सर। ओके सर। सर सर आप कुछ बस कह रहे इसमें थे। थोड़ा सा ये है कि आपने ना आर्किटेक्चर की तरफ ले गए हैं इसको, जो कि कम्प्लेक्स हो गया। मतलब जी अभी सर। बिगनर्स है ना हम सारे, तो जी सर। हम जब डीएसए में स्ट्रिंग सीख रहे होते हैं लीड कोड के लिहाज से, तो हम देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये वो इजी चीजें होती हैं। आपने आर्किटेक्चर डिस्कस किया तो ये है ही कॉम्प्लेक्स चीज, मतलब जी सर। ये इसके अंदर कंफ्यूजन पैदा होना गारंटी की बात है। मतलब मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं 100 गलतियां करूंगा इसमें। ओके सर। सर हमजा, मैंने अभी इसको सर्च किया, वो कह रहा है कि पाइथन इन स्ट्रिंग इन पाइथन आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, सो दे आर टेक्निकली नॉन प्रिमिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? सर दोबारा सर्च करें ना। जी एक सेकेंड। आपने सर चैट जीपीटी से सर्च किया या गूगल में? अभी तो मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि स्ट्रिंग इन पाइथन इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अच्छा सर, आप इसको गूगल में सर्च करें कि स्ट्रिंग इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो अब मैंने जैसे अभी एक सेकंड सर्च किया है, तो इसमें ये लिखा आ गया जो जेमिनाई का रिजल्ट है। इसमें ये कहता है कि इन जावा एंड सी शार्प नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है? क्यों क्यों होता है? कि हमारे पास रेफरेंस टाइप होती है जावा में, स्ट्रिंग वेरिएबल जो होता है ये एक रेफरेंस होल्ड कर रहा होता है टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट डाटा रेदर देन द डाटा इटसेल्फ। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट और पाइथन है इसमें प्रिमिटिव होती है, because language in these languages string values are immutable, meaning once a string is created cannot be changed, which gives them value type semantics similar to traditional primitives। यानी बात आपकी ठीक है कि इसने जो स्ट्रिंग बेसिकली है ना ये बनी करेक्टर से ही मिलके है, दिस इज अरे ऑफ करेक्टर्स। लेकिन इसकी जो तमाम वो कह रहा है कि चीजें जो आ जाती है ना सिमेंटिक्स इसके सिमिलर टू ट्रेडिशनल प्रिमिटिव्स आ जाते हैं। तो अब चैट जीपीटी ने इसको नॉन प्रिमिटिव बोल दिया, जेमिनाई ने इसको प्रिमिटिव बोल दिया। लेकिन हम इसको यही समझेंगे कि ये प्रिमिटिव ही है क्योंकि इसके अंदर जो खसूसियात होंगी ना वो तमाम प्रिमिटिव डाटा टाइप की होंगी। सही। अच्छा, मुझे जेमिनी भी कह रहा है स्ट्रिंग्स आर टेक्निकली नॉन प्रिमिटिव बट ऑफन ट्रीटेड एज प्रिमिटिव। सही है। ठीक है, मेक सेंस। वो बेसिकली मतलब हर चीज ऑब्जेक्ट है तो इसलिए उसको मतलब नॉन सारे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव प्रॉपर्टीज सारी प्रिमिटिव डाटा टाइप की इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी ना। अब एग्जैक्टली। कल को चैट जीपीटी से आप दोबारा पूछेंगे वो शायद उसको प्रिमिटिव बोल दे। मैंने क्योंकि सर्च किया हुआ है अभी तो मेरे सामने ये प्रिमिटिव लिखा आ रहा सही सही सही। फाइन, मेक सेंस। थैंक यू। है। और ओके सर। सो सर हमजा, मेरे को सुनी है कि जब ये प्रिमिटिव होता है सो सर, फिर तो ये जिस तरह आपने बताया कि डायनामिक साइज एलिकेशन जो इसमें होता है सर, सो फिर ये बात तो गलत रहती है। जी सर, ये ऐसे ही लग रहा है कि ना लेफ्ट साइड पे वो बात कर रहा है एक लैंग्वेज की और राइट जी साइड पे वो किसी और की बात कर रहा है। जी सर। कंपैरिजन उसने मतलब एक किस्म की कंपैरिजन वाली स्लाइड बनाई हुई है जिस बंदे ने ओके बनाई सर है। इस सर, स्लाइड को इंशाल्लाह हम आप इसको एडिट कर सकते हैं। सर इंशाल्लाह कल हम इसको रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक था, और मतलब जब हम जी आर्किटेक्चर की सर। बात करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, लेकिन मज़ा भी आता है क्योंकि हमें डिफनेस हम्म। चीज़ समझ में आ जाती है। इंशाल्लाह अब तो टाइम हो रहा है, फिर मतलब ये जो मीटिंग है खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है।